मित्रों, SR BGNR GDC ये कम्मम लैंग्वेजेस 2 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी। आज हम लोग प्रायश्चित नामक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए हम लोग पीपीटी की सहारा ले रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक एनिमेटेड यूट्यूब चैनल की एक फिल्म की सहायता से इसे समझने के लिए और प्रयास कर रहे हैं। तो मित्रों, अब हम जा रहे हैं, तो आप सब लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी हिंदी बच्चे, फर्स्ट सेमेस्टर डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर के सभी हिंदी के छात्र इस पाठ या कहानी से संबंधित जो पीपीटी के स्लाइड्स है, ये सब देखकर आप लोग इससे फायदा उठाएगा। और जा रहे हैं, मैं इससे संबंधित पीपीटी को अभी शेयर करने जा रहा हूं। यस, आ रहा है। ये थोड़ा स्लो आ गया है। देखिए, सत्र 1 सेमेस्टर, सत्र का मतलब सेमेस्टर, ओके 1, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए यह निर्धारित सिलेबस में लिया गया था। ये बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए सभी ग्रुप्स के लिए यह कॉमन कोर सिलेबस है। इस हिंदी को आप लोग द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और सेकंड सेमेस्टर के लिए निर्धारित किताब का नाम गद्य दर्पण और कथा सिंधु। गद्य दर्पण में पूरे प्रोज है, निबंध है। कथा सिंधु में कहानियां हैं। तो इन कहानियों को हम एक एक करके अलग से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखे थे छोटा जादूगर, उसके साथ सदगति देखे थे। अभी हम प्रायश्चित देखने जा रहे हैं। यस, आया है। यह बहुत अच्छी कहानी है। देखिए, यहाँ पर प्रायश्चित, यह एक चित्र आप लोगों को मैंने प्रस्तुत किया था अपने नेट से डाउनलोड करके। यह नमूना, ये मॉडल पेपर एनिमेटेड जो है प्रायश्चित। आप लोग जानते हैं प्रायश्चित का मतलब अर्थ क्या है। प्रायश्चित, यदि हम मानते हैं हमसे कुछ गलती हो गई, तो उस गलती को या दोष को या निवारण के लिए या इस दोष से मुक्ति पाने के लिए हम कुछ करते हैं। तो इसके विषय में हमें सहायता करने वाला कौन है? कोई पंडित लोग सहायता करते हैं। ओके, माने पश्चाताप के साथ हम अपने प्रायश्चित करते हैं। जाने अनजाने हमसे एक गलती हो जाती है और उस गलती के कारण जो दोष हमें उतारना चाहते हैं, कुछ प्रायश्चित करके हम उससे मुक्ति पाते हैं। यह माने पूरा क्या है, ये अंधविश्वास भी हो सकता है या विश्वास भी हो सकता है। माने ये अपने अपने बल पर आधारित है। ओके, हम किसी के विषय पर हम माने चर्चा नहीं करेंगे। ओके,
लेकिन यहाँ पर एक कहानीकार का उद्देश्य क्या है यह देखना होगा। देखिए, इस कहानी को हमारे लिए प्रस्तुत किए थे भगवती चरण वर्मा। ओके, भगवती चरण वर्मा। ओके, इनका मुख चित्र देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं। हिंदी जगत में वे बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार है। कुछ मिस हो गया। मस्ती, आवेश और अहम उनकी कविताओं के केंद्र में है। इससे पहले और एक स्लाइड है, एक मिनट प्लीज कृपया। यस, परिचय भी है। यस, यस। और यह क्या है, एक इसमें कुछ मिस हो रहा है। प्लीज वेट पर थोड़ा समय के लिए, प्लीज वेट, क्योंकि उससे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हो जाएगा। यस, प्रायचित भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म जो है, देखिए, वर्मा जी का जन्म सन 1930, सॉरी, हाँ, 1903 में शफीपुर जिला उन्नाव में हुआ। भगवती चरण वर्मा का जन्म सन 1903 में शफीपुर जिला उन्नाव में हुआ। शिक्षा दीक्षा, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। उसके पश्चात एलएलबी की उपाधि प्राप्त कर आप वकील बन गए थे। पेशे से वकील और लेखक वगैरह सब कुछ। युग, आपकी रुचि साहित्य में आरंभ से ही थी, मैंने आरंभ से, शुरुआत से ही या पहले से ही आपकी रुचि है साहित्य में, कहानी लिखने में और उपन्यास लिखने में, सब कुछ, कविता करने में। आप छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। छायावाद के जितने भी कवि हुए थे, उसके बाद, उनके बाद, छायावाद काल के बाद आप एक प्रसिद्ध कवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत जो है मान ली। और अगले स्लाइड में, ओके, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं फिर से। यस, इनके द्वारा देखिए, मस्ती, आवेश और अहम उनकी कविताओं के केंद्र में है। ओके, उनके कविता या साहित्य कुछ भी आप लोग देख लीजिए, कहानी, उपन्यास, कविता, माने प्रक्रिया कुछ भी हो, उस हर एक प्रक्रिया में मस्ती भी रहती है, आवेश भी रहता है, और अहम, अहम का मतलब यहाँ पर माने जो सीधा कहना चाहते हैं वे कहने का धैर्य और साहस। ओके, समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है, उसके प्रति उन्होंने कुछ चेतना लाने के लिए या उससे जनता को या मुक्ति देने के लिए, प्रजा या विश्वास बढ़ाने के लिए, उससे दूर ले जाकर उसमें सही दिशा पर ले जाने के लिए जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। माने यहाँ पर अहम का मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं, उसको माने ये प्रोग्रेसिव के रूप में, ओके, प्रगतिशील के रूप में लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काव्य कृतियां, इनके द्वारा लिखी गई काव्य कृतियां जो है, मधुकंठ, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। और एक बात देख सकते हैं, मधुकंठ, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। ये काव्य कृतियां लिखने के बाद धीरे धीरे आप कहानी और उपन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। काव्य कृतियां लिखने के बाद कहानी और उपन्यास की ओर आप प्रवृत्त हुए।
उपन्यास। उपन्यासों का नाम कुछ प्रसिद्ध: पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, तके पाव, रेखा, सामर्थ्य सीमा, भूले बिखरे चित्र, आखिरी धाव, आखिरी धावम और चित्रलेखा आदि प्रसिद्ध है। ओके, यहाँ पर इन सब की ये नाम आप लोग याद करने के लिए कोशिश कीजिए। उसके साथ कहानी संग्रह। ओके, अभी हम कहानी देख रहे हैं ना, कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना, तो इस कहानी संग्रह का नाम भी देख सकते हैं। आप प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रेमचंद का नाम भी दिया गया था। प्रेमचंद की परंपरा, प्रेमचंद की परंपरा क्या है? वे सांप्रदायिकता से मुक्ति पाना चाहते हैं या रूढ़ियों को खुलकर वे खंडन किए थे। ओके, इस समाज को और जनता को प्रगतिशील की माने प्रगति की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, जो आर्थिक विपन्नता है उसमें से मुक्ति दिलवाना चाहते हैं। वैसे जो शोषण और शोषक, शोषण और शोषक जैसे मजदूर लोग, जैसे मध्यवर्गीय लोग, अनेक लोगों से कैसे शोषण किया जा रहा है, इसको प्रेमचंद ने अपने अनेक कहानियों में दिखाने के लिए कोशिश किए थे। वहां पर यथार्थ घटनाओं को लेकर एक आदर्श को स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। तो जिस प्रकार हिंदी साहित्य के लिए प्रेमचंद महत्व है, ओके, उसी प्रकार माने प्रेमचंद के बाद प्रेमचंद ने जिस परंपरा को शुरुआत किए थे कहानी लिखने में, ओके, उसी परंपरा को माने इस समाज को, जनता को प्रगति की ओर ले जाना, प्रगतिशील की ओर ले जाना, चेतना बनाने के लिए, माने इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने भी कोशिश किए थे। कहानी जो है यहाँ पर खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 भागे और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि। ओके, खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, 2 भागे, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि इनकी कहानी संग्रह है। और इनकी भाषा की बात आती है तो आपकी गद्य और पद्य की भाषा सजीव और मार्मिक, सजीव और मार्मिक अनुभूतियों के उद्घाटन में समर्थ है। भाषा कड़ी बोली है, साहित्य कड़ी बोली है, ओके, उसमें सजीवता है, माने लाइवली, माने लिविंग, माने इसको कोई जो करंट कंटेंट, ओके, जो समकालीन चीजों को लेकर उन्होंने लिखा करते थे। इसलिए समकालीन चेंजेस या परिवर्तन जो भी वहां पर पाए जाते हैं उसी को लेकर अपने भाषा को प्रवाहमय कर दिए थे। उसमें मार्मिकता भी है। ये सब अनुभूतियों के साथ उन्होंने कुछ उद्घाटन किया करते थे। ओके, अगले स्लाइड। तो भगवती चरण वर्मा और उनके विचार क्या है देखिए, आप एक बुद्धिवादी होने के कारण पढ़े लिखे हैं, वकील है, वो रीजन जानते हैं, ओके, लॉजिक के साथ बात करना चाहते हैं, हेतु दिखाते हैं, हरदम वह हेतु दिखाते हैं, कारण दिखाते हैं। आप एक बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने आपने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और चचली भावुकता का डटकर विरोध किए थे। यहाँ पर वे खुलकर विरोध किए थे। किसको? धार्मिक रूढ़ियों, धर्म के नाम पर, ओके, और परंपरा के नाम पर, वो और या जाति के नाम पर, या सब कुछ भी हो इससे संबंधित, और अंधविश्वास और चिचली भावुकता, माने जो ज्यादा टाइम तक नहीं टिक सकते हैं, ये सब माने हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए कुछ लोग वैसे पैदा हुए थे, उससे वो लोग लाभ उठाते हैं। ओके, इस भावुकता से
इन भावुकताओं को उन्होंने खुले रूप से विरोध किए थे, खंडन किए थे। तो जनता को या लोगों को इन अंधविश्वासों से, धार्मिक रूढ़ियों से बाहर निकालने के लिए कोशिश किए थे। प्रायचित कहानी इसी दृष्टि से श्रेष्ठ है। प्रायचित कहानी के द्वारा उन्होंने एक प्रयास किए थे, जैसे लोगों ने जनता की जो मानसिकता है, घर में रहने वाली औरत लोगों की जो मानसिकता है, जो भावुकता है, जो इमोशनल, ओके, जो रूप से ब्लैकमेल कैसे किए जाते हैं, ये सब अंधविश्वासों की वजह से होता है। ओके, ये सब किसके आधार पर है? धार्मिक धार्मिक विषयों पर आधारित है। ओके, इन धार्मिक विषयों पर आधारित और अंधविश्वासों में डूबे हुए और भावुक होकर रहने वाले स्त्रियों को उन्होंने बाहर लाना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रायचित नामक कहानी हमारे सामने लाई गई है। तो इनसे मुक्ति दिलवाने में यह श्रेष्ठ कहानी है। ओके, लोग माने हम किस प्रकार वंचित किए जाते हैं, ओके, उसी प्रकार किस प्रकार हम लोगों को माने नाजुक दृष्टि से, नाजुक में, भावुकता में डालते हैं। ओके, उससे वो लोग फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं। वर्मा जी की धारणा है कि जीवन में भावना का भी महत्व है। भावना माने हम किस बात को मानते हैं, हमारे विचार क्या है, हम किस विषय को ज्यादा महत्व देते हैं, किस पर विचार करना चाहते हैं, किस प्रकार की आलोचना है, हमारे दृष्टिकोण के आधार पर अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए भावना को यहाँ पर महत्व दिया गया है। ओके, भावना मीन्स फीलिंग्स, हमारे मन में किस प्रकार की फीलिंग है। ओके, माने ये इमोशनल में दिखाई देता रहता है, लेकिन मानव को विवेकशील होने के नाते बुद्धि के द्वारा योग्य अयोग्य की जांच करनी चाहिए। देखिए, लेकिन मानव को भावना का मानव को किस रूप में रहने के लिए कह रहे हैं? विवेकशील होकर रहने के लिए कह रहे हैं। ये विवेकशील किस प्रकार हम रहेंगे? जब हम बुद्धि के साथ व्यवहार करेंगे। ओके, इस बुद्धि के साथ या बुद्धि के आधार पर ही हम योग्य है या अयोग्य है, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, इस प्रकार कि माने एक प्रकार एग्जामिनेशन किया जाता है। ओके, एग्जामिनेशन माने इसकी बुद्धि किस प्रकार है, बुद्धि तेजी है या कैसे है, ये इमोशनल में है या बुद्धि के साथ उन्होंने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार माने आदमी जांच करने के मतलब यहाँ पर माने उसे एग्जामिन सही क्या है और गलत क्या है, ये कर सकते हैं। वर्ग भेद, छुआछूत, बाह्याडंबर आदि कुरीतियों का प्रतिपादन वर्मा जी ने विविध संदर्भों के द्वारा अपनी कहानियों में किए थे। पहले ही कहा गया, इन्होंने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने में वे अग्रगण्य रहे। इसलिए प्रेमचंद भी क्या किए थे? अपने समाज में जो वर्ग भेद है, शोषक और शोषित, ओके, जैसे मजदूर और यजमान, ये वर्ग भेद को भी यहाँ पर अपने भगवती चरण वर्मा ने भी इसी को दिखाने के लिए कोशिश किए थे। वैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ओके, बाह्याडंबर माने यहाँ पर दलितों के प्रति अपने समाज में किस प्रकार ये सब देखा गया है, जैसे ठाकुर का कुआ, और इससे पहले भी हम सदगति नामक कहानी भी देखे थे। सदगति नामक कहानी में भी दलितों के प्रति इसी प्रकार माने भेदभाव या जाति के नाम पर सब कुछ नीच के रूप में देखा जाता है। माने पहले से ही वो लोग तय करते हैं ये लोग नीच जाति के हैं। ओके, जहां तक कि आग मांगने से भी नहीं देते, दूर से ऊपर सिर पर फेंकते हैं। ओके, इस प्रकार ये। और बाह्याडंबर माने
मनसा वाचा कर्मणा ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, केवल दिखावट के लिए। अपने समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, केवल दिखावट के लिए पूरा ये सज धज कर भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये सब क्या है? ये कुरीतियां है, ये धार्मिक रूढ़ियां है। ओके, इन सब को त्याग करने के लिए विविध संदर्भों में यहाँ पर वर्मा जी प्रतिपादन किए थे कई कहानियों के माध्यम से। दो भाके मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि आपकी व्यंग्यपूर्ण कहानियां हैं। व्यंग्यात्मक माने इट्स लाइट क्रिटिसिज्म। ओके, उसे माने उस सुनने से पढ़ने से पाठकों को यही लगेगा माने इस समाज पर या अंधविश्वासों को जो लोग मानते हैं या धार्मिक रूढ़ियों को मानकर चलने वाले जो लोग हैं और भावुकता के आधार पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों पर यहाँ पर एक व्यंग्य भी चलाते हैं। इस प्रकार इनका निधन जो है 1981 में हुआ था। देखिए, प्रायचित भगवती शरण वर्मा, मैंने ये प्रायचित कहानी को लेकर हम यहाँ पर एक जस्ट एक सार मैंने वर्मा जी की दृष्टि में ये प्रायचित क्या है, इसी को लेकर यहाँ पर हम द मेन जिस्ट ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, तो इस कहानी का सार क्या है यह देखेंगे। प्रायचित कहानी में पारिवारिक रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है। पारिवारिक रूढ़ियों पर माने परिवार से संबंधित, परिवार में रहने वाले सबके सब जो मध्यवर्गीय परिवार, इसी विश्वास के कारण बिल्ली के प्रति हमारा विश्वास विशिष्ट प्रकार का है। बिल्ली माने अनेक जानवरों के प्रति हम भक्ति श्रद्धा ये समर्पित करते हैं। ओके, भगवान के रूप भी देकर हम ये उनके गुण को आरोप करके हम उसकी स्तुति आराधना पवित्र स्थान दिया गया था। वैसे ही बिल्ली और एक जंतु है या पशु है, ओके, डोमेस्टिक एनिमल है, उसके प्रति अपने विश्वास क्या है, आप सब लोग जानते हैं, बिल्ली मीन्स कैट। ओके, इस विश्वास को विशिष्ट प्रकार से उन्होंने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किए थे। इसी विश्वास के कारण वह जो भी उत्पाद करे उसे हम मारते पीटते नहीं है। बिल्ली के प्रति और उसके व्यवहार के प्रति हमारे मन में एक विशिष्ट प्रकार का विश्वास है। बिल्ली को नहीं मारना चाहिए। ओके, और बिल्ली के सामने हम बाहर निकलते समय बिल्ली हमारे सामने से आए तो कुछ अरिष्ट या कुछ बुरा संकेत के रूप में मानते हैं। ओके, जब भी अचानक जाने अनजाने जब कभी भी बिल्ली को मारते हैं तो मारने का फल स्वरूप क्या है, एक मंदिर को बनवाना है। माने इस प्रकार अनेक प्रकार के विश्वास यहाँ पर प्रचलित है। इसलिए एक छोटी सी बिल्ली है, ओके, उसे कुछ दे दिया तो खा लेती है, कुछ दूध दिया तो पी लेती है, उसके अलावा हम उसे कभी भी मारते पीटते नहीं है। यदि है तो दे देते हैं, नहीं तो वह चली जाती है। माना जाता है कि उसकी हत्या करने पर नरक ही मिलेगा, यह भी प्रचलित है। यह मध्यवर्गीय परिवार में यही विश्वास है। पढ़े लिखे लोगों में जो लोग बुद्धि के बल पर चलते हैं उसमें नहीं रहता है। ओके, जिसमें जो लोग धार्मिक रूढ़ियों को मानते हैं, जो लोग अंधविश्वास को मानते हैं, जो लोग भावुकता पूर्वक व्यवहार करते हैं, उसमें इसी प्रकार का इसी भावना को हम देख सकते हैं। जाने अनजाने, ओके, यदि हमारे हाथों से बिल्ली की हत्या की जाती है तो हमारे लिए क्या मिलेगा, नरक ही मिलेगा, यही मानना है। बिल्ली की हत्या के पाप से बचने के लिए पश्चाताप किया जाता है। माने हमारे शास्त्रों में ये भी है, हर एक कसूर के लिए, हर एक गलती के लिए माने यदि प्रायश्चित करने से हम उससे मुक्त पाते हैं।
यह भी दिखाएगा। माने शास्त्र इसी को कहते होंगे शायद। माने अपने पंडित लोग, ये बड़े बड़े लोग, माने लोगों को माने हमेशा कर्मोन्मुख बनकर रखने के लिए, माने ये हम अपने समाज में रहते हैं, हमारे माने हम एक सामाजिक प्राणी है, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। इस समाज में मनुष्य के साथ साथ पशु भी है, पक्षी भी है। कभी भी इनके साथ कुछ गलती हुई तो माने या लोगों के साथ, दूसरों के साथ, अड़ोस पड़ोस लोगों के साथ भी कभी कुछ गलती हुई तो माने उसे यदि कुछ प्रायश्चित कर लिया तो हम उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मार्ग बताते हैं, यहाँ पर ये मार्ग बताते हैं। इसी कहानी में कहानीकार वर्मा जी इसी विषय को लेकर हमारे सामने आते हैं। ओके, बिल्ली की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद यहाँ पर घर में रहने वाले सभी लोग, नौकर या ससुर, दादी, सभी लोग माने यहाँ पर डर जाते हैं और डरा देते हैं एक दूसरे से। एक माने यह बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से यदि मुक्ति पाना चाहते हो अपनी नई बहू, उसे जरूर पश्चाताप करना होगा। सॉरी, पश्चाताप के साथ प्रायचित करना होगा। तो प्रायचित करने की अरे डिफरेंट स्टाइल रहता है। तो हम लोग माने जो चाहे वो लोग हम प्रायचित नहीं कर पाएंगे, उसकी विधा है, उसकी पद्धति है। तो उस विधा में हमें प्रायचित करना चाहते हैं, उस पद्धति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पद्धति से हमसे करवाने वाले लोगों के पास जाना है, नहीं तो उन लोगों को अपने घर बुलवाना है। तो इन सब की जानकारी किसके पास है? अपने पंडित परमसुख के पास है। ओके, ये पंडित परमसुख जो है माने लोगों को माने इसी प्रकार व्रत, पूजा, पूजा पाठ, व्रत, प्रायचित जैसे सभी प्रकार के कर्मों पर या कर्मकांड या वगैरह ये सब अपने धार्मिक विषयों से संबंधित इन सारी बातों को वे अटेंड किया रहते हैं, अटेंड करते रहते हैं, उपलब्ध में रहते हैं। प्रायचित के नाम पर पंडित परमसुख जैसे लोगों का व्यंग्य उद्घाटित होता है। माने ये प्रायचित करना, ओके, भावुक होकर वे पूछते, अरे बाप रे, बिल्ली मर गई तो प्रायचित करना पड़ेगा। जब हमारे मन में, यहाँ पर घर वालों के मन में यह बात आती है या विचार आता है, तो वे प्रायचित करवाने के लिए ये पंडित जी को बुलाते हैं। सो पंडित जी माने लोगों की जो वीकनेस है, जो मानसिकता है, उस पर प्रहार करना चाहते हैं। यही इसी को उद्घाटित करने के लिए प्रयास किया था वर्मा जी। सो प्रायचित के नाम पर पंडित परमसुख जैसे लोग, माने वे अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाबा लोग हैं, माने लोगों की मानसिकता पर वे लोग दौड़ करते हैं, लोगों की मानसिकता पर, ये वीकनेस जो है इस पर सवार करते हैं। इसलिए इन पर व्यंग्य उद्घाटित किया था। जीवन में देखे जाने वाले सामान्य प्रसंग के द्वारा कहानीकार ने रूढ़ियों की निरर्थकता और आधुनिक विचारों की आवश्यकता पर बल दिए थे। मैंने ये डेली, दिन प्रतिदिन, हर एक घर में, हर एक समाज में, हर एक गांव में कहीं भी जाए तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटती दिखाई देती है। तो इसलिए कहानीकार माने ऐसे सिंपल, ये सामान्य प्रसंग है, ये सब एक सामान्य प्रसंग है, मामूली बात है, माने ये क्रिएटेड नहीं है। ओके, लेखक के द्वारा क्रिएटेड नहीं है। कहीं भी जाइए इस प्रकार की, माने बिल्ली हर एक के घर में रहती है। ओके, बिल्ली के साथ कुछ प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ओके, उसके लिए कुछ दूध दिए जाते हैं, उसके लिए या दही से मिला हुआ कुछ चावल खाना देते हैं। ओके, माने कुछ पालतू जानवर है। ओके, इसलिए ये सामान्य, कहीं भी जाइए तो किसी के घर में, हर एक घर में यह बिल्ली पाई जाती है, एक सामान्य प्रसंग है।
ये नॉर्मल इंस्टेंट्स है। ओके, इस नॉर्मल इंसिडेंट के द्वारा रूढ़ियों की निरर्थकता, इंसिडेंट नॉर्मल है, ये हमेशा होती रहती है, तो वहां पर जो रूढ़गत बातें हैं, उसके सामने से नहीं जाना, ओके, और उसे नहीं मारना, ओके, ये सब, ये रूढ़ियां जो है ये इसके निरर्थक और आधुनिक विचारों की आवश्यकताओं पर बल दिए थे। रूढ़िया या अंधविश्वास जो है ये निरर्थक है, वे सार्थक नहीं है। ओके, दे हैव नो दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस, या कभी कभी वे सही नहीं होते, कभी भी वे सही नहीं होते। इसलिए जो मॉडर्न थॉट को लेकर, आधुनिक विचारों को लेकर, ओके, अपने विचारों में आधुनिकता होनी चाहिए, माने वैज्ञानिक होनी। आधुनिकता का मतलब यहाँ पर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पर अपनाने के लिए कहानीकार वर्मा जी हमें उसी ओर ले जाना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता, उसकी जरूरत, ओके, इस पर जोर देने के लिए प्रयास किए थे। और इस कहानी से संबंधित प्रमुख पात्र इस प्रकार है। एक रामू की बहू, उसी को नववधु 2 महीने हुए थे घर में आके, ओके, बालिका भी कहते हैं, और रामू की पत्नी भी है। और दूसरा कबरी बिल्ली और सास, ये ससुराल, माने बहू के लिए ससुराल है और रामू के लिए माँ है। बहू के लिए ससुराल है और रामू के लिए पंडित परमसुख, एक पंडित पुरोहित ब्राह्मण, ओके, एक ब्राह्मण पुरोहित या पंडित पुरोहित, माने रूढ़ियों के बल पर, अंधविश्वासों के बल पर रहने वालों से वे कुछ फायदा उठाने के लिए सोचते हैं। सब लोग ऐसे नहीं रहते। ओके, मिश्रानी, नौकरानी, उस घर में काम करने वाली एक नौकरानी। तो किष्णु की माँ और चन्नू की दादी, ये सब कोरम है, ये सब एक ही घर में रहने वाले हैं। ओके, अब हम आ गए। तो अब तक मैंने आप लोगों को क्या है, एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किया था, कहानीकार के बारे में और कहानी के बारे में। तो आप लोग, हम एक प्रयास आप लोगों के सामने है, अपने YouTube में एनिमेटेड फिल्म है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर आपके लिए करने जा रहे हैं, विद कर्टसी होम रिवाइज, माने होम रिवाइजर्स वालों ने इस YouTube एनिमेटेड फिल्म को बनाए थे। ये खासकर बच्चों के लिए, बच्चों को जिस प्रकार समझाया जाता है, ओके, बच्चों के वास्ते, बच्चों, ये इन लोगों ने बनवाए थे, उनकी कर्तसी के द्वारा हम लोग इस एनिमेटेड फिल्म को देखें। एक मिनट, आवाज नहीं है, एक प्लीज। आवाज कम है इसलिए। आवाज सुनाई दे रही?
एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है कभी कभी, क्योंकि हम YouTube से डाउनलोड करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं, लिंक भी दिया गया है। ओके, और सास की दुलारी। भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर भर में सब कुछ। सब ओके, यस यस, मिल गया। अगर कबरी बिल्ली घर भर थोड़ा में ध्यान किसी से से सुनिए। प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी। भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर भर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। बहू ठहरी बालिका जैसी, कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में, कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हाड़ी में घी रखते रखते नींद में झूमने लगी, और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा बरच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी रखी, और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई, दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक नहीं डाली, इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां, और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में उटाए गए। सोने का बट चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है और रामू की बहू पान लगा रही है।
पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली टट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपल। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे पास, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि जिंदा ही ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी तेहरी पर बैठी, मतलब दहलीज पर बैठी, बड़े प्रेम से देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर, मतलब पीड़ा लेकर, वह लौटी और देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक कि बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक ही कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला। महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी से दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब ये खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वह उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की बेटी की बहू ने बिल्ली मार डाली है। प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है। पंडित परम सुख जी ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो, मतलब समय भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया।
हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नर का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा? हाँ बतलाएं। पंडित परमसुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का तो नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे, रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। तोल मोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है? हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ? मैं पाठ कर दिया करूंगा। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चने, 4 पसेरी मतलब 5 सेर का पुराना मान घी, और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो बहुत सा रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे, ये खर्च तो आप लोगों के हाथ की मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्चा भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। दान पुण्य में कम खर्ची ठीक नहीं।
मिश्रानी ने कहा। और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे सो नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अब तुम्हें खर्चा है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ। 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म नहीं हुई थी कि मरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक पड़े। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। ओके, देख लिया ना कैसे, कितना अच्छा लगा। यानी इसको पढ़ते ही सर, इसको देखते ही आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आया होगा। ओके, ये सब क्या है, हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में ये सब दिखाई देते हैं। ओके, ये मामूली सी बात है, सामान्य प्रसंग है। ओके ओके, इसी बात को लेकर यहाँ पर वर्मा जी यह कहानी प्रस्तुत किए थे। उसका उद्देश्य है मैंने लोगों में चेतना लाना। देखिए अंत में क्या हुआ, मारकाई बिल्ली जो है उठकर चली गई है। ओके, माने यहाँ तक भी नहीं वो मर गई या नहीं मर गई, उलट जाने से ही ये लोग तय किए थे बिल्ली मर गई, तो प्रायश्चित के लिए दौड़े थे। ओके, प्रायश्चित की बात आती है तो पंडित पुरोहित जी कैसे सोने के जो मूर्ति बनवाकर वहां पर प्रायश्चित करने के लिए कहे थे। उसके साथ साथ और सभी है। तो ये इसके साथ हम लोग देखेंगे तो क्या हम आजकल भी अपने समाज में ऐसे लोग हैं, ये सर्वदा हमेशा के लिए ये प्रासंगिक कहानी है। हमेशा के लिए यह प्रासंगिक कहानी है। जब तक हम अपने समाज में ये धार्मिक रूढ़ियां, अंधविश्वास ये सब प्रचलित रहेगा, तब तक यह मिलता ही रहेगा, यह चित्र दिखाई देगा। ओके मित्रों, इसके साथ हम इस कहानी को समाप्त करेंगे। और यहाँ पर और 2 स्लाइड्स है, आप लोग इसको भी देखने के लिए कोशिश कीजिए। कैसे अचानक ये हो गया? नो नो,
उसके बाद देखिए, परीक्षा हेतु पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न। माने यदि इस कहानी को लेकर हम पढ़ रहे हैं, इस कहानी में किस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है। ओके, एक प्रश्न है प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए। एक प्रश्न प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखिए, और दूसरा प्रश्न रामू की बहू का चरित्र चित्रण कीजिए। रामू की बहू का चरित्र चित्रण कीजिए। और एक प्रश्न भी है, यहाँ पर मैंने टाइप नहीं किया है, पंडित परमसुख का चरित्र चित्रण भी पूछने की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी बना लीजिए, पंडित परमसुख का चरित्र चित्रण मीन्स कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर किस प्रकार है, क्या है, कैसे सोचते हैं, उसके विचार कैसे है, किस प्रकार लोगों की माने पारिवारिक लोगों में खासकर औरत लोगों की मानसिकता पर किस प्रकार उन्होंने प्रहार करने के लिए सोचा था, धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर, सब कुछ। ओके, इस प्रकार आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर यह कहानी आप लोगों को समझ में आ गया या सोचकर मैं इस पीपीटी को अभी यहाँ पर रोक रहा हूँ। ओके, आप सबको धन्यवाद। देखिए, इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ।